जय हिंद दोस्तों। वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी के लिए दोस्तों राज्य व्यवस्था मैराथन क्लास। आज पार्ट 4 है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पहुँचे। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं। आप टेलीग्राम में जुड़कर पीडीएफ भी इसका ले सकते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आज 309 होगा। 308 तक कल हो गया था। आज 309 से स्टार्ट करते हैं। इसे जूम कर लेते हैं दोस्तों ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिखे। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। आइए क्वेश्चन नंबर 309। 309 क्या कहता है? मंजीत कुरर, मंजीत कुमार, गुड मॉर्निंग। आइए क्वेश्चन 309 कहता है बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेना और खालिस्तान की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। तो किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों ये मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुराजू दौला के साथ। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। कहता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेना तथा मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 310 तथा बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो अभी पढ़े दोस्तों 1764 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। कहता है 311 कहता है किस वर्ष में मुगल सम्राट ने कंपनी के बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया? तो यह किया था 1765 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। कहता है वर्ष 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम संधि के फलस्वरूप मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। इसके बदले कंपनी द्वारा मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना निर्धारित हुआ था। तथा इलाहाबाद की प्रथम संधि का कब हुआ था? यह किनके बीच हुआ था दोस्तों? तो इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य संपन्न हुई थी। कहता है शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये 1665 में हुआ था दोस्तों हस्ताक्षर। ऑप्शन हो जाएगा डी। तथा पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी में जय सिंह प्रथम तथा छत्रपति शिवाजी के मध्य हुआ था। तथा पुरंदर की संधि के समय मुगल सम्राट कौन था? तो औरंगजेब था। तथा जय सिंह प्रथम ने 3 मुगल सम्राटों का शासनकाल देखा था। जय सिंह प्रथम मुगल काल में सेनापति के पद पर सर्वाधिक समय तक सेवाएं प्रदान करने वाले शासक हैं। जय सिंह प्रथम तथा मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित है। तथा निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज दोस्तों प्रसिद्ध मराठा वंश का शासक थे। तथा मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तथा मराठा वंश के अन्य प्रसिद्ध शासक कौन था? तो दोस्तों संभाजी
राजा राम साहू, संभाजी, राजा राम और साहू, ये तीनों दोस्तों मराठा वंश के अन्य प्रसिद्ध शासक थे तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि इनका जन्म कब हुआ था छत्रपति शिवाजी का, तो 1627 ईस्वी में भुवनेश्वर, सॉरी 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। कहाँ? शिवनेर दुर्ग में। इनके पिता का क्या नाम था? तो शाहजी भोसले थे। तथा माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। पता है राजनीति शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो संरक्षक दादोजी कोंडदेव थे। तथा आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो समर्थ गुरु रामदास थे। इनका राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक दोस्तों जून 1674 ईस्वी में हुआ था। तथा राजधानी दोस्तों यहाँ कहाँ बनाया था? शिवाजी ने तो राजगढ़ रायगढ़ में। तथा छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला दोस्तों करा छत्रपति शिवाजी महाराज ने सर्वप्रथम वर्ष 1646 में तोरण के किले को अधिकृत किया। तथा मृत्यु समाधि स्थल दोस्तों 1680 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के मंत्रिमंडल के अंतर्गत 8 मंत्री थे जिसे अष्ट प्रधान भी कहते थे। तथा साल बाई के संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो ये युद्ध का अंत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा 17 मई 1782 ईस्वी में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य सालाबाई की संधि हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि कब था? तो 1775 से 82 ईस्वी तक दोस्तों। तथा सालाबाई की संधि 1782 के फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था। एकदम प्रीवियस ईयर से जैसा ही एग्जाम आएगा दोस्तों, उससे थोड़ा सा लेवल डाउन भी हो सकता है, इस बार थोड़ा सा लेवल अप भी हो सकता है दोस्तों। आगे देखते हैं। कथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले अंग्रेज अधिकारी डेविस एडरसन हैं। किस राज्य से हो विशाल शर्मा? कथा सालाबाई की संधि के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग थे। कथा सालाबाई की संधि महा महादजी सिंधिया की मध्यस्थता के फलस्वरूप संपन्न हुई। तो ये दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि थी। तो दोस्तों 1803 से 5 ईस्वी तक। कहता है दोस्तों तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में खालिस्तान किसके मतलब फ्रांसीसी सेना को हराकर, मतलब किसके साथ? आराम से हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आराम से हो जाएगा विशाल शर्मा। कहता है फ्रांसीसी सेना को हराया और भारत के फ्रांसीसी वर्चस्व के प्रति लगभग 1 सदी के संघर्ष को समाप्त कर दिया। दोस्तों ये हो जाएगा बंदीवास के युद्ध में। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। आगे देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा और मेहनत की करने की जरूरत है। तो अभी है 20 दिन बचा हुआ है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। कहता वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 को हुआ था। कहता वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। तो परिणाम दोस्तों क्या हुआ था? तो अंग्रेज विजयी हुए थे। कहता वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना नायक कौन था? तो सर आयरकुट थे। कहता तृतीय कर्नाटक युद्ध की अवधि 1758 से 1763 ईस्वी था। कहता तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत पेरिस की संधि में 1763 में हुआ था दोस्तों। कहता प्रथम कर्नाटक युद्ध की अवधि कितनी थी? 1740 से 1748 ईस्वी तक। कहता प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत कब हुआ था? तो ये 1748 में हुआ था। तो एक्सला
सैपले की संधि में दोस्तों। कहता है तृतीय कर्नाटक युद्ध की अवधि कब था, तो 1749 से 54 ईस्वी तक। कहता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में द्वारा हुआ था। कहता है प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री को 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था, तो ये हुगली नदी पर किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री का स्थापना वर्ष 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थापित है। तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में हुआ था। तथा भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था, तो जेम्स ऑगस्टस की है। ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, भाषा अंग्रेजी। कहता बंगाल गजट प्रकाशन वर्ष स्थल का था 1780 कलकत्ता में। कहता संपादक कौन था, तो जेम्स आंगस्टक की थे। कहता दिन बंधु मित्र जो नील दर्पण बांग्ला कर्नाटक के संपादक थे। कहता नील दर्पण बांग्ला कर्नाटक की रचना की अवधि किस वर्ष हुई थी, तो 1858 से 59 तक। निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये किया था बाजीराव द्वितीय ने। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तथा बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुआ था। पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन या बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कहता बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था दोस्तों। तथा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल के दौरान पेशवा के पद को अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा बेसिन की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। तथा इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी, तो दोस्तों अलीवाल का युद्ध। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता अलीवाल का युद्ध वर्ष 1846 ईस्वी ब्रिटिश सेना तथा सिख सेना के मध्य हुआ था। तथा परिणाम ब्रिटिश सेना विजयी हुआ था। तथा पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 5 नवंबर 1556। अकबर और हेमू के पानीपत अकबर विजयी हुआ था। कहता पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था दोस्तों। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कहता परिणाम दोस्तों अकबर और विजयी हुआ था उसमें। कहता है हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 ईस्वी अकबर तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। कहता है 320 से। कहता है पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था, तो ये करवाया था महाराजा नरिंदर सिंह। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखते हैं। कहता शीश महल पटियाला पंजाब के निर्माणकर्ता महाराजा नरिंदर सिंह है। कहता है शीश महल का अन्य नाम क्या है, तो द पैलेस ऑफ मिरर्स। कहता अंग्रेजों ने अवध साम्राज्य पर कब्जा कब किया था, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ऐसे ये जीडी में पूछा गया दोस्तों, और ऐसे सीपीओ में भी पूछा गया। तो ये प्रथम अवध साम्राज्य पर कब्जा कब किया था, तो 1856 में किया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। तथा अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वर्ष 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। तथा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। कहता दोस्तों 322 कि नाना साहेब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे, तो बाजीराव द्वितीय के पुत्र। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता कानपुर से 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता नाना साहेब थे। तथा कानपुर से 1857 के विद्रोह के ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे, तो कैंपबेल थे। तथा नाना साहब का अन्य नाम क्या था, धोडू पंत। कहता नाना साहब के पिता का नाम क्या था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। कहता नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कहता गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था, तो ये 1858 में बनाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी।
कहता भारत के प्रथम राज्य सचिव कौन थे? तो स्टेनली थे। कहता भारत के प्रथम वायसराय केनिंग थे। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख तथ्य क्या है? तो दोस्तों 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियां भारत के राज्य सचिव के पास सुनिश्चित कर दी गई। तथा इस राज सचिव को भारतीय प्रशासन तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य संचार का माध्यम बनाया गया। तथा इस राज्य सचिव के द्वारा ब्रिटिश संसद भारतीय मामलों से संबंधित प्रश्न कर सकती थी। तथा ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो यह किया था 1772 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। तथा द्वैध शासन की बंगाल की शुरुआत वर्ष 1765 में हुआ था। ये 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तथा द्वैध शासन का बंगाल में अंत 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया। कहता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो ये हुआ था कलकत्ता में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहता है इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार मिला गया। तथा इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति प्रदान की गई। और इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस एक्ट के ही तहत माध्यम से कलकत्ता बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तथा निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो यह किया था दोस्तों सर विलियम जोन्स। ऑप्शन हो जाएगा बी। यह संस्था है दोस्तों। स्थापना वर्ष संस्थापक तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में हुआ और संस्थापक था सर विलियम जोन्स। तथा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 और संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। लैंड होल्ड्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुआ था और संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। यंग बंगाल की स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो हेनरी लुई विलियम्स डीरो जियो ने किया था 327। तथा टॉम्स मुंद्रो तथा कैप्टन कैप्टन अलेक्जेंडर रीड भू राजस्व किस प्रणाली से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे रैयतवाड़ी व्यवस्था से। ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था के संस्थापक टॉमस मुंद्रो तथा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे। तथा सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय 1792 ईस्वी में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा 12 महल जनपद तमिलनाडु में होता। तथा टॉमस मुंद्रो द्वारा वर्ष 1820 ईस्वी में इसे मद्रास के शेष भागों में लागू किया गया था। तथा इस व्यवस्था में रैयत स्वयं भूस्वामी होते थे। तथा रैयत किसान भूमि को बेच तथा गिरवी रख सकता था। और रैयत किसान तथा भू राजस्व के भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार होते थे। तथा रैयत व्यवस्था ब्रिटिश भारतीय भूभाग के सर्वाधिक भू क्षेत्र 51% के विस्तृत थे। ब्रिटिश भारत में प्रचलित अन्य प्रमुख भू राजस्व व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त तथा महा महालवाड़ी बंदोबस्त है। कहता है भारत में प्रथम रेलवे लाइन वर्ष 1853 ईस्वी में बॉम्बे से थाने तक शुरू की गई थी। कहाँ तक? बॉम्बे से थाने तक। ऑप्शन हो जाएगा डी। तथा भारत में प्रथम रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के मध्य था। इसकी दूरी कितनी थी? 234 किलोमीटर तथा इसकी शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी। तथा भारत में रेलवे के जनक डलहौजी को माना जाता है। इसी के शासनकाल में दोस्तों हुआ था। तथा भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है किसे? तो कार्नवालिस को जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। तथा कार्नवालिस के समय बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना हुई। बंगाल में सिविल सेवा प्रशासनिक सेवा के जनक कार्नवालिस ही थे। तथा कार्नवालिस से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2 बार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे कार्नवालिस। तथा कार्नवालिस की समाधि स्थल कहाँ है? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। तथा राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग को लगाया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तथा राजा नंद कुमार अभियोग तथा
फांसी कब दिया गया था? 1775 में। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने के आरोपी वारेन हेस्टिंग था। तथा वारेन हेस्टिंग के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि रिंग फेंस की नीति प्रारंभ की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था और कलकत्ता मदरसा 1781 ईस्वी में संस्थापक था। इनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में तथा पिट्स ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में लागू हुआ। तथा ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व के निश्चित करने के लिए वर्ष 1793 में अस्थाई बंदोबस्त नीति किसके शुरू की थी? तो ये किया था कॉर्नवालिस। ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा अस्थाई बंदोबस्त की नीति किस वर्ष हुई थी? 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ हुआ था। तथा यह नीति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जिम्मेदारों के मध्य राजस्व को निश्चित करने हेतु लागू हुआ था। तथा सहायक संधि प्रणाली को किस वर्ष मतलब प्रणाली को वर्ष 1798 में किसने तैयार किया था? तो ये ब्लेजली ने तैयार किया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। तथा सहायक संधि प्रणाली 1798 में ब्लेजली द्वारा प्रारंभ हुआ था। तथा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के उद्देश्य से ब्लेजली ने सहायक संधि का उपयोग किया। तथा भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली को फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अपनाया था। तथा सहायक संधि प्रणाली को अपनाने वाले राज्य थे दोस्तों। तथा सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम 1798 में और मैसूर दोस्तों, हैदराबाद के निजाम 1798, मैसूर में दोस्तों 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा दोस्तों 1802 और बरार के भोसले दोस्तों 1803 और सिंधिया दोस्तों 1803। कहता है ब्लेजली के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता था दोस्तों ब्लेजली को। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी के संस्थापक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना दोस्तों 1800 में, इसके संस्थापक दोस्तों ब्लेजली थे। तो ब्लेजली साम्राज्यवादी विचारधारा के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। तथा एलिफेंटस वर्ष 1819 से 27 ईस्वी के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? तो ये बॉम्बे। ऑप्शन हो जाएगा बी। तथा एल्फिंस्टन वर्ष 1819 से 27 ईस्वी के दौरान भारत की बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लागू करने का श्रेय एल्फिंस्टन को जाता है। कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 334, उच्च ने शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? तो ये दोस्तों मैकाले के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। तथा मैकाले के सुझाव के द्वारा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने स्कूलों तथा कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को कर दिया था। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत मैकाले था। तथा वर्ष 1835 ईस्वी में मैकाले के प्रसिद्ध स्मरण पत्र मिनट ऑफ एजुकेशन को विलियम बेटिंग द्वारा स्वीकृति मिली, जिससे आंग्ल पचाय विवाद का अंत तथा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में लागू हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, कथा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो दोस्तों विलियम बेटिंग। ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा विलियम बेटिंग ने राजा राम मोहन राय की सहायता से 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को एक्ट 17 के माध्यम से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तथा विलियम बेटिंग द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य था तथा कन्या वध निषेध। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 ईस्वी के संस्थापक थे। तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तथा इनके कार्यकाल में प्रथम विधि आयोग मैकाले की अध्यक्षता में गठित हुआ। तथा निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए रिपसित
रिप्सिये संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये तो किया था दोस्तों ऑकलैंड, ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की अवधि दोस्तों कब से था, तो 1839 से 42 ईस्वी तक। त्रिपक्षीय संधि अफगानिस्तान की समस्या के समाधान हेतु था। त्रिपक्षीय संधि गवर्नर ऑकलैंड, पंजाब के राजा रंजीत सिंह तथा अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा के मध्य संपन्न हुई थी। 337। तथा निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यापकता का सिद्धांत डाइक्ट्रिन ऑफ प्लेस के रूप में जाना जाने लगा है, तो ये दोस्तों डलहौजी को जाना जाना, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। आगे देखते हैं। तथा 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में से यह नीति एक प्रमुख कारण थी। तथा व्यापकता का सिद्धांत किसके दिया था, तो डलहौजी ने। तथा भारत के गवर्नर जनरल के रूप में डलहौजी को कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1848 से 56 ईस्वी तक। तथा हड़प नीति के माध्यम से सर्वप्रथम सतारा राज्य 1848 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन किया गया था। तथा इसके पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य की विलीन अन्य महत्वपूर्ण राज्य, तो दोस्तों सबलपुर तथा जैतपुर हुआ था 1849 में विलय, और बघाट हुआ था 1850, उदयपुर दोस्तों 1852 में हुआ था, झांसी 1853 में, और नागपुर 1854 में। तथा भारत में जनगणना प्रथम बार वर्ष 1872 ईस्वी में किसके अधीन शुरू की गई थी, तो ये मेयो के अधीन, ऑप्शन हो जाएगा ए। तथा भारत में प्रथम जनगणना वर्ष 1872 ईस्वी में मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। तथा भारत में नियमित रूप से प्रथम जनगणना वर्ष 1881 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। तथा मेयो की हत्या वर्ष 1872 ईस्वी में एक अफगान पठान द्वारा अंडमान द्वीप में कर दी गई थी। तथा रिपन के संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित हुआ। तथा स्थानीय स्वशासन शासन के जनक है। कहता है नाइटेंगल द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा भारत का उद्धारक उपाधि से सम्मानित है। कहता है दोस्तों वर्ष 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समापन हुआ था। कहता एल्बर्ट बिल विवाद। कहता हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में हुआ। कहता किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन हो जाएगा डी। कहता भारत का बिस्मार्क दोस्तों किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कहता बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में। इस के नेतृत्व करता थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। कहता बारदोली सत्याग्रह में उपस्थित महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। कहता निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एक्ट को निरस्त किया था, तो ये किया था रिपन, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तथा इस अधिनियम एक्ट के तहत कोई भी समाचार पत्र ऐसी खबर प्रकाशित नहीं करेगा जिससे सरकार विरोधी भावना उत्पन्न हो। तथा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एक्ट पारित कब हुआ था, तो वर्ष 1878 ईस्वी में हुआ था, लिटन के समय। तथा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एक्ट को देसी प्रेस अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था। कहता है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एक्ट निरस्त कब हुआ था, तो 1882 में रिपन के समय में हुआ था। तथा भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये किया गया था दोस्तों 1878 में, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। तथा इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी में लिप्टन के समय में पारित हुआ था। तथा इस एक्ट के 11वें अधिनियम के अनुसार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना तथा उनका व्यापार करना दंडनीय अपराध बन गया था। तथा लिप्टन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्ष 1877 ईस्वी में दिल्ली में
भव्य दरबार आयोजित हुआ। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया तथा उसको ओवन मेरिडियन मेरीडिथ के नाम से जाना जाता था। आइए 342 तथा भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को निम्न में से किसने प्रोत्साहित किया था? तो ये किया था रिपन। ऑप्शन हो जाएगा सी। कथा निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो डफरिन था। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता है आगे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1800 सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में 28 दिसंबर 1885 में हुआ था तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय डफरिन थे तथा डफरिन का भारत के वायसराय के पद पर कार्यकाल कब से कब तक था? 1884 से 1888 तक। तथा कर्जन ने 1905 ईस्वी में किसको 1905 में विभाजन करने की घोषणा किया था? तो ये बंगाल को। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। ये कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। कहता बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन द्वारा दी गई दोस्तों। कहता बंगाल विभाजन में विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई दोस्तों। तथा ब्रिटिश ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा को बताया तथा बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी से हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं। कहता है दोस्तों आगे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया है। बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूस फ्रेजर है तथा बंगाल विभाजन निरस्त कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के आयोजन के समय बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। कहता है दोस्तों इस समय भारत के वायसराय हार्डिंग द्वितीय थे। आगे देखते हैं। कहता कर्जन ने कर्जन ने पुलिस प्रशासन की प्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो ये किया था फ्रेजर आयोग। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखते हैं। तथा पुलिस प्रशासन की प्रणाली की जांच करने की नियुक्ति आयोग फ्रेजर आयोग 1902 ईस्वी में था। कर्जन के समय गठित अन्य आयोग तथा तथा अकाल आयोग 1990 में हुआ था दोस्तों। तथा रेलवे सुधार आयोग का हुआ तो 1901 में। विश्वविद्यालय आयोग की शुरुआत का हुआ तो 1902 में। तथा कर्जन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है तथा विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम पारित और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था तथा द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी को आयोजित हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है जिस वायसराय को ऐतिहासिक स्मारक को जीर्णोद्धार की गहरी दिलचस्पी थी वह था दोस्तों कर्जन। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। कहता है वर्ष 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार का श्रेय किसे जाता है? तो कर्जन को जाता है। कर्जन का भारत के वायसराय के पद पर कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से 1905 में। आइए 347 कहता निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचना
लिखने का श्रेय दिया जाता है, तो ये जाया जाता है ब्रह्म समाज को। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तथा सती प्रथा के उन्मूलन हेतु साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय किसे जाता है, तो ब्रह्म समाज को जाता है। ब्रह्म समाज संगठन का स्थापना वर्ष कब था, तो वर्ष 1928 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन किया था। वर्ष 1821 ईस्वी में प्रकाशित संवाद कौमुदनी पत्रिका बंगाल भाषा में के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आगे देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1822 ईस्वी में प्रकाशित मिराटुल अखबार फ्रांसीसी भाषा में के संस्थापक राजा राम मोहन राय ही थे। तथा निम्न में से किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये किया था मैडम एच पी ब्लास्वास्की। ऑप्शन हो जाएगा ब्लावात्स्की। ऑप्शन हो जाएगा ए। तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना वर्ष 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम एच पी ब्लावात्स्की तथा कर्नल एच एच एस ऑलकाउट द्वारा था। आगे देखते हैं। कहता भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय कार्यकाल दोस्तों ये 1882 ईस्वी में अडायर मद्रास में स्थापित हुआ था। कहता वर्ष 1893 ईस्वी में एनी बेसन ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की कार्यभार ग्रहण किया। और दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी थी। 349 तथा आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे, तो ये दोस्तों राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे। तथा राजा राम मोहन राय के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे और आधुनिक भारत के पितामह थे और सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे और भारतीय पत्रकारिता के जनक भी माने जाते हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय को। तथा आत्मीय सभा का दोस्तों 1815 में हुआ था। आत्मीय सभा का स्थापना और संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में संस्थापक दोस्तों राजा राम मोहन। एकेश्वरवाद के समर्थक भी थे दोस्तों। तथा फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन थे, तो जिसने अनेकेश्वरवाद की निंदा की थी, तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। तथा गिफ्ट टू मोनोथिस्टस पुस्तक के लेखक राजा राम मोहन राय थे। तथा समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में तुहफत उल मुवाहिदीन का प्रकाशन किया था। इसे एकेश्वरवादियों को उपहार नाम से भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने इसके अंतर्गत एकेश्वरवाद के पक्ष में महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। कहता है तो राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के मत के प्रचार के लिए वर्ष 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया गया था। तथा स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। तथा स्वामी श्रद्धानंद की पुस्तक है दोस्तों हिंदू संगठन सेवेरियर ऑफ द टाइगर रेस। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है राज आयोग कर्म आयोग। तथा शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था, तो 1854 में। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तथा वुड घोषणा पत्र वुड डिस्पैच 1854 में, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान सर चार्ल्स वुड घोषणा पत्र वुड्स डिस्पैच के मुख्य सुझाव थे। तथा जनसाधारण के शिक्षा का दायित्व सरकार के माध्यम से वहन किया जाता है। तथा प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषा का प्रयोग हो तथा उस शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो। महिलाओं हेतु शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है। तथा भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रयत्न किया। तथा वर्ष 1867 ईस्वी में बंबई में किस संस्था की
स्थापना की थी दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये कहा था दोस्तों, वर्ष 1857 में बम्बई किस संस्था की स्थापना की हुई थी? ये दोस्तों प्रार्थना समाज की। ऑप्शन हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। संस्था संगठन और दोस्तों प्रमुख संस्थापक, स्थान और स्थापना। प्रार्थना समाज के दोस्तों संस्थापक आत्माराम पांडु रहे हैं। कहाँ किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में। और स्थापना 1867 में। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1875 में बम्बई राज्य में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 में कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने किया था दोस्तों स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों 1828 में कलकत्ता में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने किया था दोस्तों। तथा आर जी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? तो ये नेता थे प्रार्थना समाज के। ऑप्शन हो जाएगा बी। तथा हिंदू धर्म से संबंधित प्रमुख सुधारक संस्था प्रार्थना समाज से आर जी भंडारन जुड़े हुए थे। तथा प्रार्थना समाज का मूल उद्देश्य हिंदू धर्म तथा समाज में सुधारक हेतु प्रयत्न था। तथा केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत थे। महादेव गोविंद नराडे समाज में प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाई थी। तथा विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये है दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। तथा विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन करने वाले प्रमुख बंगाली समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रमुख कार्य हैं कि सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक थे और स्त्री शिक्षा के प्रचार हेतु बंगाल में विद्यालयों की स्थापना की है। तथा निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी था? तो ये था दोस्तों सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो सर अय्यद अहमद खान थे। तथा भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के हेतु उत्तरदायी आंदोलन तथा साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। तथा अलीगढ़ स्कूल की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने के द्वारा हुआ था। तथा यह स्कूल कालांतर में मोह मंडनन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में परिवर्तित हो गया। तथा वर्ष 1920 ईस्वी में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। तथा सर सैयद अहमद खान के सौर तथा नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजी द्वारा प्राप्त हुई। तथा अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान कर उन्हें नौकरियों में आधिकारिक हिस्सा देना था। कहता है वर्ष 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सत्य शोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फुले ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता जो सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। स्थापना वर्ष था दोस्तों 1873 महाराष्ट्र में। उद्देश्य था दोस्तों निम्न जातियों के कल्याण हेतु स्थापित करना। तथा गुलामगिरी पुस्तक दोस्तों लेखक 1872 ईस्वी थे। सत्य शोधक समाज के मुख्य पत्र का नाम था दिन बंधु या दिन मित्र। तथा भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी सावित्री बाई फुले, जो ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। तथा ज्योतिबा फुले के निम्नलिखित में से किस संगठन की संस्था स्थापना की? तो ये किया था दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना। ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा वर्ष 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखा था ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में बंबई में हुई थी? तो ये आर्य समाज की। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों टी। आगे देखते हैं। तथा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज का स्थापना वर्ष का हुआ था 1875 में। आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुआ था। आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन लोकप्रिय आंदोलन था। तथा आर्य समाज का मुख्यालय
वर्ष 1877 ईस्वी में लाहौर में स्थापित हुआ था। आर्य समाज का प्रमुख नारा था दोस्तों, वेदों की ओर लौटो, बैंक टू वेदांत। कथा आर्य साम्राज्य वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी। कथा है दोस्तों 360 की बैंक टू वेदांत, वेदों की ओर लौटो की सुधार आंदोलन का नारा था। तो ये आर्य समाज का ऑप्शन हो जाएगा सी। कथा निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को और समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है? तो ये मानती है दोस्तों आर्य समाज, ऑप्शन हो जाएगा बी आर्य समाज। कहता है विधवा पूर्ण विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महादेव गोविंद नराडे को, ऑप्शन हो जाएगा डी। कहता विधवा पूर्ण विवाह संघ की स्थापना 1861 ईस्वी में महादेव गोविंद नराडे द्वारा की गई थी। कहता पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद नराडे द्वारा की गई थी। कहता महादेव गोविंद नराडे महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से प्रसिद्ध थे। महादेव गोविंद नराडे प्रार्थना समाज के प्रथम संस्थापकों में से सम्मिलित थे। तथा निम्नलिखित में से कौन 1876 ईस्वी में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता इंडियन एसोसिएशन कहता निम्नलिखित में कौन, ये हो गया दोस्तों। आइए कहता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1876 में। कहता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता का अल्बर्ट हॉल में हुआ था। कहता इंडियन लिंक की स्थापना पर स्थापित हुआ था दोस्तों। यह भारत का प्रथम घोषित राष्ट्रवादी संगठन था। कहता वर्ष 1886 ईस्वी में यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। कहता है औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यह मतलब औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो ये कलकत्ता में हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1878 में, ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता है निम्नलिखित में से किसने 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज में खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बुगल बजाया था? तो ये बजाया था दोस्तों वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता वासुदेव बलवंत फड़के ने वर्ष 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था। कहता महाराष्ट्र राज्य की भील धाकड़ तथा कोली जनजाति को एकत्र कर वासुदेव बलवंत फड़के ने रमोसी नामक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? तो ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसएससी में बहुत बार पूछा गया। आगे देखते हैं मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक दोस्तों एलन ऑक्टेविलियन होम्स होम रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे। तथा 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये व्योम चंद्र बनर्जी थे, ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमोश चंद्र बनर्जी थे। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की तिथि कब था? 28 सितंबर 1885 में। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन स्थल कहाँ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मुंबई में। तथा प्रथम अधिवेशन भाग लेने वाले अधिकांश प्रतिनिधि वकील एवं पत्रकार थे। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित होना निर्धारित था, लेकिन प्लेग की बीमारी के कारण इसके बंबई स्थापित कर दिया गया। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने प्रतिभाग किया। इन प्रतिनिधियों में सर्वाधिक 38 बंबई प्रांत से थे। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय दिसंबर 1885 में बंबई में
72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने? 72। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। कहता है बदरुद्दीन तैयब जी ने किस वर्ष में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था? 1887 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा बदरुद्दीन तैयब जी ने वर्ष 1887 ईस्वी में कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन मद्रास में आयोजित की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन एवं उनके अध्यक्ष। वर्ष है दोस्तों, इधर है आयोजन स्थल, अध्यक्ष और विशेषता। तो कहता है कहता 1885 ईस्वी में आयोजन स्थल बम्बई था। अध्यक्ष दोस्तों व्योमचंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दोस्तों दादा भाई नौरोजी। और आयोजन स्थल दोस्तों कलकत्ता और 1886 में। आगे देखते हैं। कहता है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और स्थान मद्रास और वो 1887 ईस्वी में। कहता है कांग्रेस के प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद के। और स्थल इलाहाबाद 1888 में। कहता है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कलकत्ता और 1917 में। कहता है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रोनी नायडू कानपुर 1925। कहता धन निकासी का सिद्धांत देने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता है कि धन निकासी का सिद्धांत देने वाले राष्ट्रवादी कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कहता दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1901 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता 1886 ईस्वी में आयोजित हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, जो कि निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों 1886 कलकत्ता में, 1893 लाहौर में, 1906 में कलकत्ता में। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तथा दादा भाई नौरोजी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत के वह वृद्ध पुरुष ग्रैंड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति लिबरल पार्टी से संबंधित थे। कथा मोपला या मुस्लिम किसानों के एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था। वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था केरल में। ऑप्शन हो जाएगा ए। तथा मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तथा मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन था? तो अली मुस्लियार खिलाफत नेता थे दोस्तों। तथा मोपला विद्रोह मुख्यतः जमींदारों के विरुद्ध हुआ था। मोपला विद्रोह को जमींदारों के साथ साथ अंग्रेज विरोधी तथा हिंदू विरोधी की भी संज्ञा दी जाती है। मोपला विरोध के समर्थक दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शौकत अली तथा महात्मा गांधी थे। तथा 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी में पूछा गया है। तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। तथा स्थापना वर्ष 1886 में कैक्सटन हॉल लंदन में हुआ था दोस्तों स्थापना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। तथा स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये था दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम बार राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 1868 ईस्वी में लगाया। इनके अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। आगे देखते हैं कहता समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? तो यह किया गया था सत्य शोधक समाज। ऑप्शन हो जाएगा सी।
कहता सत्य शोधक समाज भारत का प्रथम संगठन था जिसने अछूत कहे जाने वाले वर्ग के लिए स्कूल खोलो तथा पूना में कन्या विद्यालय खुलवाया। तथा स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद के कहाँ भाग लिया? तो ये लिया था भाग दोस्तों शिकागो में। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। कहता 11 सितंबर 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कहता हुआ ब्राह्मणी पुजारी कौन था जिसे भारत में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना लगा? तो दोस्तों गदाधर चट्टोपाध्याय को। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। कहता है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय था। कहता है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त थे। तथा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। तथा और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता में किया। तथा रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर या बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में। तथा आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता तत्वबोधिनी समाज की स्थापना वर्ष 1839 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में हुआ। तत्वबोधिनी सभा का मुख्य पत्र था तत्वबोधिनी पत्रिका। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार हेतु तत्वबोधिनी सभा की स्थापना वर्ष थी। कहता है निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा? कहता है दोस्तों आनंद मठ लिखा जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया था दोस्तों बंकिम चटर्जी। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। कहता है आनंद मठ बंगाली उपन्यास के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है तथा आनंद मठ वर्ष 1882 में प्रकाशित हुआ था। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में वंदे मातरम गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। तथा यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था हेनरी लुई विलियम डेरोजियो ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता यंग बंगाल आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो हेनरी लुई विलियम डेरोजियो। हेनरी लुई विलियम सॉरी हेनरी लुई वियन डिरोजियो ने कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में शिक्षक थे। तथा निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी को आनंद मोहन तब बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में था। तथा इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तथा इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस थे। तथा इंडियन एसोसिएशन का अन्य नाम था भारत संघ। तथा इंडियन लीग के स्थान पर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तथा वर्ष वर्ष 1886 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का विलय विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। सिविल सर्विस मूवमेंट प्रारंभ करने का श्रेय इंडियन एसोसिएशन को जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? ये दोस्तों कलकत्ता टाउन हॉल। ऑप्शन हो जाएगा ए। तथा बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। स्वदेशी आंदोलन के समय की रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा था। वर्ष 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारियों को एक गुप्त संगठन बनाया था? दोस्तों अभिनव भारत। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। कहता है आगे
आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है अभिनव भारत संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। कहता है विनायक दामोदर सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस द्वारा पुस्तक प्रकाशित की थी। कहता है विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता को प्रथम लड़ाई बताया। आइए क्वेश्चन 386, कहता है स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? ये दोस्तों बंगाल में। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता है स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव बंगाल क्षेत्र में पड़ा। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत वंदे मातरम था दोस्तों। बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन का समय बंगाल साहित्य के लिए स्वर्ण काल था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल के युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कथा द डिक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। कहता है द डेक्कन सभा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा वर्ष 1895 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में गुरु महादेव गोविंद रनाडे के मार्गदर्शन में की गई थी। कहता वर्ष 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष थे। तथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हुआ था 1906 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। तथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुई थी। तथा मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां ढाका के नवाब सलीम मुल्ला तथा मोहिसीन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी। तथा मुस्लिम लीग के संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह थे दोस्तों। मुस्लिम लीग के प्रथम स्थायी अध्यक्ष आगा खां थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1997 में कराची में हुआ था। तथा मुस्लिम लीग के वर्ष 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। आइए 389, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वराज या स्वशासन यह घोषणा दादा भाई नौरोजी किस अधिवेशन में की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 ईस्वी के अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज या स्वशासन शब्द का उल्लेख किया था। इस अधिवेशन में उग्रवादी ने 4 प्रस्ताव पारित करवाए थे। पहला दोस्तों स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वशासन से संबंधित। तथा इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर उग्रवादियों तथा उदारवादियों के मध्य विवाद हुआ था। तथा किस देश के अधिकारिक ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाटा मारू को प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था? तो ये दोस्तों कनाडा। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहते कामागाटा मारू प्रकरण किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1914 ईस्वी में घटित हुआ था। कामागाटा मारू प्रकरण भारतीयों के कनाडा में प्रवेश से संबंधित था। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था। जहाज में बैठे कुल यात्रियों की संख्या कितनी थी? तो 376। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो ये गदर पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। सोहन सिंह भाकना तथा लाला हरदयाल का संबंध
किससे था? तो गदर पार्टी से था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1913 ईस्वी को तथा गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटे थे? तो दोस्तों जनवरी 1915 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। आगे देखते हैं। तथा महात्मा गांधी के भारत आगमन के दौरान प्रथम विश्व युद्ध जारी हुआ था। तथा भारत आगमन पर महात्मा गांधी ने गुजरात में साबरमती नदी के समीप सत्याग्रह साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष व्यतीत किए। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ तत्कालीन बंबई के अपोलो बंदरगाह पर पहुंचे थे। कतर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? ये लखनऊ में। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। तथा लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। लखनऊ समझौता कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था दोस्तों। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1916 ईस्वी लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे दोस्तों। तथा लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में उग्रवादियों की 9 वर्ष के उपरांत कांग्रेस में वापसी हुई थी। तथा लखनऊ समझौता का अन्य नाम है कांग्रेस लीग योजना। असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ लखनऊ समझौता भंग हो गया था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य हुए लखनऊ समझौता का मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था। तथा निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन होगा दोस्तों सी। तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा एनी बेसेंट से सहयोग से की थी। तथा मदन मोहन मालवीय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कि 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे मदन मोहन मालवीय। तथा महामना की उपाधि से विभूषित है दोस्तों। तथा अभ्युदय तथा लीडर पत्रिका के संस्थापक है। तथा चंपारण सत्याग्रह खालिस्तान हुआ था। तो दोस्तों ये कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन हो गया डी। तथा चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 ईस्वी बिहार के चंपारण में आयोजित हुआ था। महात्मा गांधी के चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। तथा महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के पश्चात उनको रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रथम बार महात्मा की उपाधि दी थी। तकावी ऋण तथा तिनकठिया व्यवस्था चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। तिनकठिया व्यवस्था किसानों द्वारा अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर निर्वाचित रूप से नील की खेती करना था। तथा मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे? तो ये गए थे राजकुमार शुक्ल के। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। तथा चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने वर्ष 1917 ईस्वी में भारतीय किसानों की स्थिति से महात्मा गांधी को अवगत कराया था। तथा महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो 1918 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। तथा खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किसानों का सहयोग महात्मा गांधी सभा किसान सभा किसान सभा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तथा विठल भाई पटेल ने किया। तथा खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुआ था। किसानों की फसल बर्बाद होने के पश्चात भी ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व माफ करने से मना कर दिया। तथा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। तथा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी बंबई में हुआ था। तथा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ा था। तथा असहयोग आंदोलन कब
शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1920 में, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। तथा असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने के दिन ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड थे तथा असहयोग आंदोलन समाप्त होने के समय भारत के वायसराय रीडिंग थे। तथा महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 ईस्वी में चोरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तथा 400 असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 ईस्वी में कहाँ आयोजित आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में की गई थी? तो दोस्तों नागपुर में आयोजित। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नागपुर। पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? विजय राज राघवचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में हुए अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तथा किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये वापस ले लिया था, बताइएगा दोस्तों, कब ये वापस कब ले लिया था? किस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था? तो दोस्तों आप लोग ये आप कमेंट बताइएगा दोस्तों, 401 का कमेंट बताइएगा, इसका आंसर कल बताएंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ दोस्तों टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए और वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद।